आप सभी को नमस्कार। देवभूमि के सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से, आज़ाद यूकेपीएससी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की जो हमारी विशेष कक्षा है, ये विशेषकर जो समूह ग की तैयारी करने वाले लोग हैं, यूके ट्रिपल एससी की जो लोग तैयारी करने वाले हैं, उनसे संबंधित अभी तक के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्न पत्रों का हम अध्ययन लेकर आपके लिए आ रहे हैं। उनके अध्ययन की एक श्रृंखला लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो ये जो श्रृंखला है, इसमें उत्तराखंड राज्य विशेष के मतलब समूह ग जो आप बोलते हैं, या यूके ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी परीक्षाएं हुए हैं अभी तक वर्ष 2020 तक, उनके द्वारा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। और सप्ताह में कम से कम आपको 2 प्रश्नों की इस प्रकार की श्रृंखला आपको मिलेगी। और आपको प्रयास करना है कि इस प्रश्न की श्रृंखला को पूरा देखें और देखने के बाद जो कुछ फैक्ट होते हैं उनका भी अध्ययन करें। ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य विशेष की जब आप तैयारी कर रहे हो या किसी राज्य विशेष के एग्जाम को दे रहे हैं, जैसे यूके ट्रिपल एससी की माने तो राज्य विशेष का ही एग्जाम माना जाता है, यूपीएससी को छोड़कर बाकी के जो इस तरह के एग्जाम होते हैं राज्य विशेष का ही एग्जाम आप कह सकते हैं। तो उसका प्रश्न पत्र जो है वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, उसका एक हमारे पास होना चाहिए, उसके एक फैक्ट होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए 2 महत्वपूर्ण जो घटक हैं, 2 महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा जिन पर ध्यान देना होता है, फोकस करना होता है, एक तो आपका होता है पाठ्यक्रम और दूसरा आपका होता है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। पाठ्यक्रम से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं, और विगत वर्षों के प्रश्नों से हमें पता चलता है कि पाठ्यक्रम के किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम का विधिवत अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्नों का विधिवत अध्ययन यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आप किसी भी परीक्षा की मांग को समझ सकते हैं और उस मांग को समझते हुए अपनी तैयारी को उस दिशा में लेकर जा सकते हैं और बेहतर परिणाम भी पा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम एक बार आपको बता ही दिया गया है। जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, जैसे इस समय वन रक्षक की परीक्षा है, पटवारी लेखपाल की परीक्षा है, इस तरह की जो भी परीक्षाएं यूके ट्रिपल एससी द्वारा ली जा रही, विशेषकर आप कह सकते हो यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम हैं, साथ ही साथ यूकेपीएससी के भी जो एग्जाम है वो भी छात्र देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न आपको उत्तराखंड राज्य विशेष के भी देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो लोग यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बता दें कि आपके लिए अनिवार्य है कि आप एक एक प्रश्न को देखें और उनके तुरंत विषयों को देखें कि किस विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली शर्त है आपके लिए कि जो भी लोग यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और जो कुछ भी आपको लगे कि आपको नोट डाउन करना चाहिए उसको नोट करिएगा। और सारे के सारे प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। स्क्रीन पे प्रश्न दिखेगा, 10 सेकंड के बाद मैं उसका उत्तर और उससे संबंधित फैक्ट को बताऊंगा। उससे पहले आपको जवाब देना है और अपने जवाब जो भी आप जवाब देते हैं, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं 100 प्रश्न लेकर आए हैं और ये जो प्रश्न है ये वन आरक्षी परीक्षा 2020 के प्रश्न हैं। वन आरक्षी परीक्षा 2020 में हुई थी जिससे संबंधित प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों से संदर्भित कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि अब आप 2 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप विगत वर्षों के प्रश्नों में कितना कर पा रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं से आपकी सच्चाई क्या है ये आप जान सकोगे, आपकी तैयारी क्या है वो आप जान सकोगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करता हूं अपनी चर्चा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए जैसे मैंने बोला कि 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और 10 सेकंड के समय में आपको अपना जवाब चिन्हित करना है, आपको अपना जवाब बताना है। और याद रखिएगा, जितने भी छात्र देख रहे हैं, अनिवार्य रूप से आप 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि इससे निर्धारित होगा कि आपको इस वर्ष का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का, और आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड राज्य विशेष का जो ये पेपर हुआ था 16/2/2020 को हुआ था। कब हुआ था? 16/2/2020 को ये पेपर हुआ था। वन आरक्षी का पेपर है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि इस पेपर में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, आपको बता दें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे उत्तराखंड से संबंधित।
उत्तराखंड से संबंधित 37 प्रश्न पूछे गए थे, जिनका जुड़ाव कहीं ना कहीं उत्तराखंड से था। हिंदी के कितने प्रश्न थे यदि हम बात करें तो हिंदी के भी यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज था, और हिंदी के जो प्रश्न थे वो आपके 19 प्रश्न हिंदी के थे। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या है हिंदी की और उत्तराखंड राज्य विशेष की। तो यदि आप उत्तराखंड राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस उत्तराखंड पर करना है और हिंदी पर करना है। अब ये चाहे आप यूके ट्रिपल एससी से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं या यूके पीएससी से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। सिर्फ इतना याद रखना है, अगर नाम के साथ यूके जुड़ा है तो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो यूके पर ही करना है। और यूके ट्रिपल एससी वाले विशेष रूप से आप हिंदी और यूके इन दोनों पर फोकस करिए, निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें आप कर ले जाएंगे। यदि ये दोनों चीज़ें आपकी बेहतर हैं और करंट आप मेरे साथ जुड़कर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल के भी जो प्रश्न आएंगे उनको भी कर ले जाएंगे, इतिहास के जो प्रश्न आएंगे उनको भी कर ले जाएंगे और करंट के भी प्रश्न आपके अच्छे होंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे बोला है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षेपण, प्रेषण, पल्लवन या अनुवाद आपको बताना है। आपका समय प्रारंभ होता है, अब बताएं। ध्यान से पढ़िएगा, 10 सेकंड का समय है, इसके बाद बताएं। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर है अनुवाद। अनुवाद इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पे बोला गया है स्रोत भाषा से व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करना। मतलब यहां पे जो स्रोत भाषा है उसी को, सेम भाषा को, कोई बदलाव नहीं करना, उसी को कोई लक्षित भाषा है, मान लीजिए ए भाषा में कोई शब्द है, उसको बी भाषा में ट्रांसलेट करना है, तो उसको जो ट्रांसलेट आप करोगे उसी को तो आप अनुवाद कहते हो। तो ए भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में, लक्षित भाषा में बदलने की प्रक्रिया या अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा, सबको कैलकुलेट करके बताना है कि किसका कितना सही हो रहा है। चले इसको बताएं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर बैंडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर बैंडिंग कहानी का मुख्य पात्र क्या है, आपको बताना है। चलिए बताएं। चले बताएं, आपका समय प्रारंभ है, जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, मनोहर श्याम द्वारा रचित जो ये सिल्वर बैंडिंग कहानी है, इसका जो मुख्य पात्र है वो है यशोधर बाबू। क्या मुख्य पात्र है? यशोधर बाबू इसका मुख्य पात्र है। और आपको बता दें यशोधर बाबू के बारे में कि यह एक परंपरावादी तथा संस्कारी व्यक्ति है। यह एक परंपरावादी तथा संस्कारी व्यक्ति इसमें बताया गया है इस कहानी में, जो अपनी पुरानी आदतों और परंपराओं से बंधा हुआ है, जो अपनी पुरानी आदतों और परंपराओं से बंधा हुआ है। और विशेषकर ये जो कहानी है ये 2 पीढ़ियों के बीच जो अंतर आ रहा है उसको प्रदर्शित करती है। ठीक है, 2 पीढ़ियों के बीच जो अंतर देखने को मिल रहा है, मान लीजिए आप, एक पीढ़ी आपके पिताजी की थी, एक आपकी है, तो इसमें जो अंतर आप देख रहे होंगे संस्कारों में। ठीक है, इसके बाद आपकी पीढ़ी है, आपके बाद जो पीढ़ी आएगी उसमें किस प्रकार से अंतर देखने को मिलेगा, तो विशेष रूप से 2 पीढ़ियों के अंतर के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बोला गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है, आपको बताना है। चलिए बताएं। चलिए, समय आपका प्रारंभ होता है, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिएगा। मतवाला सरस्वती प्रतीक या कल्पना। यहां पे आपको बता दें, जो सरस्वती प्रतीका है इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास। ठीक है, इसके बाद श्याम सुंदर दास के बाद जो दूसरी पत्रिका आपको यहां पे देखने को मिले सरस्वती के बाद, वह है कल्पना। कल्पना पत्रिका को लिखा है आयेंद्र शर्मा ने। किसने? आयेंद्र शर्मा। नोट कर लीजिएगा ये चीजें, आयेंद्र शर्मा।
फिर इसके बाद आती है मतवाला। मतवाला पत्रिका लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इस प्रश्न का उत्तर है ए विकल्प मतवाला। अब आपका एक और बचा हुआ है इसमें क्या बचा हुआ? प्रतीक। प्रतीक पत्रिका को लिखा है अज्ञेय ने। किसने लिखा है? अज्ञेय द्वारा लिखी गई है ये पत्रिका, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? मतवाला। बाकी तीनों के भी नाम आप नोट कर लीजिएगा कि सरस्वती पत्रिका लिखा है श्याम सुंदर दास ने, प्रतीक पत्रिका लिखा है अज्ञेय ने, और कल्पना पत्रिका लिखा है आयेंद्र शर्मा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में, वन आरक्षी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको बताना है पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको बताना है। चलिए, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। समय आपका होता है समाप्त। पासपोर्ट को क्या कहते हैं? हवाई पत्र, निर्यात पत्र, प्रेषण पत्र? तो भाई ना प्रेषण पत्र है ना ये निर्यात पत्र है। अब हवाई पत्र है या पार पत्र है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि पासपोर्ट को बोलते हैं पार पत्र। सी विकल्प आपका सही उत्तर है, पार पत्र। याद रखिएगा, जितने लोगों का सही हो रहा है, कितना प्रश्न सही हो रहा है, उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी बाद में सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची, चलें बताएं, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इनमें से क्या है जो दिया हुआ है? ऐसे घोड़ा का जो पर्यायवाची है, इसके अतिरिक्त भी कई सारे हैं, जिनमें से आपका आ जाता है घोटक, तुरंगम, रविपुत्र, बाजी, सैंधव, अश्व, कई सारे पर्यायवाची हैं। लेकिन इनमें से जो प्रश्न में आपके दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची घोड़ा का है, ये आपको बताना है। ठीक है, चले, इसमें से जो घोड़ा का पर्यायवाची है वो है मीन्स होता है घोड़ा, है घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको बताएं, बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली की बात हो रही है, बताएं बघेली किस उपभाषा की बोली है? चले बताएं, बघेली किस उपभाषा की बोली है, आपको बताना है। बघेली किस उपभाषा की बोली है? चलें, बघेली किस उपभाषा की बोली है, आपको बताना है। चले, बघेली जो बोली है वो पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की है, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। और पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्ध मगधी में हुआ था, प्राकृत भाषा में जिसको बोलते हैं। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ था वो अर्ध मगधी प्राकृतिक भाषा से हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती है? एक आती है अवधी, एक आपकी दी हुई है बघेली, और एक है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं आती हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तीनों के नाम कौन कौन से? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये 3 की 3 पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। फिर इसमें एक विकल्प दिया है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बारे में आप नोट कर लीजिएगा कि पश्चिमी हिंदी की भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। राजस्थानी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, जयपुरी, ये सारी राजस्थान की बोलियां हैं। इसके बाद आता है बिहारी। बिहारी में आपको भोजपुरी, मगही पान आपने सुना होगा, जीआई टैग मिला है। भोजपुरी हो गया, मगही हो गया और मैथिली, ये 3 भोजपुरी बोलियां हैं, बिहार की बोलियां, ये आपको पता होना चाहिए। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की बोलियों के बारे में मारवाड़ी, मेवाती और इसके बाद जयपुरी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी हिंदी की भाषा कौन से है? खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी में हमने अभी आपको देखा छत्तीसगढ़ी, इसके बाद हमने देखा अवधी और बघेली।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसको बताएं, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं, क्रिया के सही भेद हैं आपको बताना है। चले, क्रिया के सही भेद क्या हैं? सबसे पहली बात, क्रिया आपको पता होना चाहिए। क्रिया का मतलब है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या घटित होना प्रतीत होता है, पाया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसी क्रिया जिससे किसी घटना के होने का या किसी घटना के पाए जाने का प्रतीत होता है, उसको आप बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया इसमें से बोला गया है कि इनमें से कौन सी क्रिया के सही भेद हैं? तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्म पर निर्धारित होता हो, या आप कह सकते हैं कि जिस क्रिया आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है, साथ ही जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी होती है, मतलब बिना कर्म के आप उसका फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की बात यदि करें तो अकर्मक क्रिया में आप कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिस पर फल, मतलब जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है बल्कि कर्ता पर पड़ता है, उसको आप बोलते हैं अकर्मक क्रिया। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो आप कह सकते हैं कि रमेश हंसता है। अब यहाँ पे रमेश हंसता है, यहाँ पर यदि आप देखें, ध्यान से इस शब्द में देखें तो आप देखोगे कि हंसना क्रिया का फल रमेश कर्ता पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में जो क्रिया होती थी, जो हम कार्य करते थे, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सकर्मक मतलब क्रिया कर्म के साथ है, अकर्मक मतलब क्रिया कर्म के साथ नहीं है। इसको निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, यहां से अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। चलें बताएं, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चलें, अब इसमें आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सही, सभी के सभी सही है। तो आप इसमें यदि देखें तो यहाँ पे बोला वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए देखे गए। यहाँ पे ये वाक्य सही है, कहाँ तक? पशु और पक्षी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शब्द क्या है? पशु और पक्षी। तो पशु क्या उड़ता है? नहीं उड़ता है। पक्षी क्या चरता है? नहीं चरता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते, तब ये वर्ड सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए देखे गए, या चरते और उड़ते दिखाई दिए, क्योंकि पहला वर्ड कौन सा है? पशु। तो पहला जो यहाँ पे बात किया जा रहा है किसकी बात की जाएगी? पशु की। तो पशु क्या करते हैं? चरते हैं। तो चरते यहाँ पे पहले होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। इसको बताएं, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियां हैं। दंतोष्ट ध्वनियों की बात की जा रही है, बताएं। दंतोष्ट ध्वनियों का मतलब क्या होता है? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओठ जो है वो दांतों को स्पर्श करता है, मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारा निचला ओठ जो है वो दांतों को स्पर्श करता है, उसको हम बोलते हैं दंतोष्ट व्यंजन। जैसे कि वाह हो गया, फा हो गया। तो वाह, फा, इस प्रकार के जो व्यंजन है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा है। चलें बताएं। वाह और फा मैंने बोला, ठीक है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। आप वाह वर्ड बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपका निचला ओठ दांतों को टच करेगा। फा बोलते हैं तब भी आपका निचला ओठ दांतों को टच करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी विकल्प इसका सही उत्तर। इसको बताएं, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई विचाराधीन पत्र है
उस प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? निविदा, टिप्पण, विज्ञप्ति या प्रतिवेदन? बताएं। चलिए बताएं। टिप्पण का मतलब, इसमें इसका सही उत्तर है टिप्पण। और टिप्पण का मतलब होता है कि जो भी विचाराधीन पत्र है उसकी भाषा इस प्रकार से स्पष्ट की जाए, इस प्रकार से स्पष्ट की जाए कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्णय लेने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो इसका सही विकल्प क्या है? टिप्पण। निविदा क्या होती है? निविदा मतलब जब कोई नया कार्य शुरू करना होता है तो जो हम आप कह सकते हैं ऐड निकालते हैं तो उसको निविदा बोलते हैं। विज्ञप्ति भी उसी से संबंधित। विज्ञप्ति का मतलब क्या है? कोई घटना है या कोई बात है तो विज्ञप्ति दी जाती है। जैसे प्रेस विज्ञप्ति होती है, कोई आ रहा है नेता मंत्री तो उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति होती है। कोई घटना घटती है तो पुलिस द्वारा विज्ञप्ति निकाली जाती है। तो वो चीजें हो गई। तो टिप्पण इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। कुश धन आसन में संधि है। कुश धन आसन, चले बताएं। इसका मतलब आपने संधि पढ़ा होगा। चले बताएं। कुश धन आसन। कुश, अब आप देख रहे होंगे कुश, कुश मतलब आ, आसन मतलब आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। और जब छोटा आ और बड़ा आ मिलकर आ बनाते हैं तो कौन सी संधि होती है? सवर्ण हस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से, सवर्ण हस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से जो यहाँ पे नया शब्द बनता है, आप कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर बनता है। तो वो जो दीर्घ स्वर यहाँ पे बना है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो बताएं इनमें से कौन सा होगा? दीर्घ स्वर की बात हो रही है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ए विकल्प सही है। तो आ प्लस आ बराबर दीर्घ संधि, ये आपको रट जाना है। ठीक है। सवर्ण स्वर और दीर्घ स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर बनता है और वो दीर्घ संधि का बोध कराता है। इसको बताएं। जो शब्द लिंग, वचन अथवा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके हिंदी में पूछे गए हैं। बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए। यहां पे आपसे बोला गया जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए, यहां पे बोला गया जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको हम बोलते हैं अविकारी शब्द। जो भी शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको कहा जाता है अविकारी शब्द। यदि इस प्रकार से आपको ना समझ में आ रहा हो तो आपको उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इसको अव्यय भी कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन रात। अब प्रतिदिन या दिन रात का कहीं भी किसी शब्द में प्रयोग करना है तो चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग आप प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होगा प्रतिदिन का प्रतिदिन ही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि दिन रात है तो दिन रात ही बोलेगो, चाहे आप स्त्रीलिंग के संबंध में प्रयोग करो चाहे आप पुल्लिंग के संबंध में प्रयोग करो। तो इसी प्रकार से जो शब्द हैं जो बदलते नहीं हैं उनको बोला जाता है अविकारी शब्द। ठीक है। चले, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण इनमें से कौन सा है जो संबंध को बताता है? बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। चलें जवाब दीजिए। इसका मतलब होता है जब संबंधवाचक आप कह सकते हैं शब्दों के प्रयोग से या संबंध या विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति का संबंध या किसी एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से किया जाता है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु से लिंक किया जाता है। एक वस्तु का जो संबंध है वो दूसरे वस्तु के संबंध के साथ बताया जाता है तो वहाँ पे संबंधवाचक संज्ञा होता है। और इसमें से यदि हम देखें तो मौसेरा भाई जो शब्द है इस संबंधवाचक संज्ञा को बताता है। इसको बताएं।
ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? आजकल ईमेल का प्रयोग हर कोई करता है, तो ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है आपको बताना है। चलिए फास्ट बताइएगा, प्रयास करें फास्ट जवाब दें। जवाब दीजिएगा। अब जानते हैं ईमेल क्या है। ईमेल भी एक पत्र भेजने का तरीका है, लेकिन ये जो पत्र भेजने का तरीका है ये डिजिटल है। तो डिजिटल तरीके से पत्र भेजने का जो माध्यम है वह है ईमेल। तो ईमेल इसमें से बोला गया है क्या है? आधुनिक दृश्य माध्यम, परंपरागत दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम या मुद्रण माध्यम से। तो ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है आपको बताना है। चलें बताएं। यह आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत, क्योंकि आधुनिक समय में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। परंपरागत तो होगा नहीं, क्योंकि पूर्व में तो हम इसका प्रयोग करते नहीं थे। मुद्रण माध्यम होगा नहीं। श्रव्य मतलब होता है सुनना, इसके माध्यम से तो हम करते नहीं। तो क्या है? आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। इसको बताएं। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। ये भी जरूरी है। पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं और सबकी लेखन शैली अलग अलग होती है। यहाँ पे बोला गया है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में। तो अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित जानकारी आपको देनी, बताएं। अर्ध सरकारी पत्र की बात हो रही, मतलब जब कोई एक सरकारी अधिकारी किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत पत्र भेजता है और किसी टॉपिक से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है तो उसको बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। और अर्ध सरकारी पत्र की यदि हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बोला गया है कि प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ होता है। तो प्रेषक का नाम और पदनाम बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उनमें बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है और दाहिनी तरफ संबंधित डेट और एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। चलें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक मैडम ने कर दिया है और यहाँ पर एक भी जो शब्द है आपका वो शुद्ध नहीं है। कि शुद्ध है? एक भी शब्द यहाँ पे शुद्ध नहीं है, क्योंकि उज्ज्वल जो लिखा जाता है वो छोटा ऊ आधा जा वा ला लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक भी शब्द शुद्ध नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। इसको बताएं, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताएं, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीत शब्द की बात हो रही। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का उल्टा क्या होगा ये आपको बताना है। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। दक्षिणवर्ती, पश्चिमवर्ती, परवर्ती या इनमें से कोई नहीं। पूर्ववर्ती। ठीक है, तो इसका क्या है? परवर्ती। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है आपको बताना है। चले बताएं, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है आपको बताना है। नीलिमा, नीलिमा। अब इसमें यदि आप शब्द को केवल ध्यान से पढ़ लें, नीलिमा, तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि नील प्रमुख शब्द है और उसमें इमा प्रत्यय जोड़कर नीलिमा शब्द बनाया जाए। नीलिमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। अंडमान निकोबार, अब आपके हिंदी के जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए। बताएं, अंडमान निकोबार में जो शिक्षा की जो भाषा है वो क्या है? बताएं, अंडमान निकोबार द्वीप में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप की बात कर लीजिए या भारत के अधिकांश राज्यों की बात कर लीजिए, जो वहाँ की शिक्षा की भाषा है वो है हिंदी। जैसे हिंदी आप उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो हमारे मध्य प्रदेश ये जो राज्य हैं यहाँ पर भी इनकी भाषा हिंदी ही है, तो हिंदी इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य या निरर्थक वाक्य? चलिए बताएं, चलिए बताएं। ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और ये एक से अधिक जो उपवाक्य हैं ये संयोजक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब इसमें यदि आप देखें तो संयोजक अव्यय क्या है इसमें? छात्र ने परिश्रम नहीं किया, एक शब्द यहाँ पे समाप्त हुआ, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या है? इसलिए जो है ये आपका है, इसलिए जो शब्द है इसके माध्यम से इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इसलिए क्या है? इसलिए क्या है? संयोजक अव्यय है, संयोजक अव्यय है। तो इसमें यदि हम देखें तो ये एक संयुक्त वाक्य है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? बताएं। राष्ट्रपति के सभापति, सॉरी, राज्यसभा के सभापति, और राज्यसभा के सभापति की बात हो रही है, याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कि उपराष्ट्रपति होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन सा है? राज्यसभा के समस्त सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य या संसद के समस्त सदस्य? चलिए जवाब दीजिएगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अनुच्छेद 80 है जहाँ पे राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 89 है जो राज्यसभा में बताता है कि किस प्रकार से निर्वाचन किया जाएगा। चलिए बताएं। इसमें जो है वो दोनों सदनों के निर्वाचन मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर इनका चुनाव किया जाता है। अब दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा, तो यहाँ पे दोनों सदनों की बात हो रही है, तो मतलब संसद के निर्वाचित सदस्य नहीं, संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। याद रखिएगा, अभी राष्ट्रपति की बात आती तो आपको संसद के निर्वाचित सदस्य की बात करनी पड़ती, संसद के समस्त सदस्य की बात नहीं करते राष्ट्रपति के संबंध में, क्योंकि समस्त में कुछ सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो कम से कम राज्यसभा की जब बात आती है, राज्यसभा के सभापति की जब बात आती है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको भी मतदान देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के संबंध में सिर्फ निर्वाचित सदस्य मत दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो राज्य विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा के जो विधायक होते हैं वह भी इसमें मतदान करते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में कभी गलती ना हो। इसको बताएं, भारत के किस राष्ट्रपति के स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया? बताएं। किस राष्ट्रपति के स्वीकृति के उपरांत आपका उत्तरांचल अस्तित्व में आया, आपको बताना है। आप जानते हैं 3 तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक है 1 अगस्त, एक है 10 अगस्त। ये 2 महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि एक दिन लोकसभा में पारित किया गया था, एक दिन राज्यसभा में पारित किया गया था। और जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया था ये विधेयक, फिर KR नारायणन उस समय के राष्ट्रपति थे, इनके पास स्वीकृति के लिए गया था, और इनकी स्वीकृति मिलने के बाद नवंबर माह में एक राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था।
चले इसको बताएं। सिमरीपाल जीवमंडल कहाँ स्थित है? सिमरीपाल कहाँ स्थित है बताएं। अच्छा प्रश्न है। सिमरीपाल कहाँ स्थित है? यदि आप हमारे करंट अफेयर से जुड़े हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। बताएं सिमरीपाल कहाँ स्थित है। और आपको बता दें करंट अफेयर्स के लिए प्रतिदिन मैं कुछ प्रश्न आपको शेयर करता हूं आपके कम्युनिटी टैब में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए। सिमरीपाल कहाँ स्थित है? सिमरीपाल की बात हो रही है तो यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के मयूरभंज जिला है जहां पर यह स्थित है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे जब हम बात करते हैं ओलिड रिडले टर्टल की, तब आपको उड़ीसा याद रखना है। जब हम बात करते हैं इरावदी डॉल्फिन की बात करते हैं तब आपको याद रखना है। भीतरकनिका आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, 3 से 4 प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं उड़ीसा के संदर्भ में। काचुला खर्क प्रसिद्ध है, बताएं। अब इसको तो सही करना चाहिए, ये तो आसान सा प्रश्न है आपके लिए, उत्तराखंड से संदर्भित आसान सा प्रश्न है। बताएं काचुला खर्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। चले, काचुला खर्क प्रसिद्ध है जड़ी बूटी शोधन केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र या उपरोक्त में से सभी। अब इसका जो सही उत्तर है वो है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप जानते हो 1972 में इसको शुरू किया गया था। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेज मराठा युद्ध की बात हो रही है, बताएं अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? यहां पे तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध की बात हो रही है। चलिए जवाब दीजिएगा, प्रश्न संख्या 25 का जवाब दीजिए। और आप जानते हैं कि इस युद्ध में मराठा की ओर से पेशवा बाजीराव नेतृत्व किए थे और यहाँ पे मराठों की हार हुई थी। और मराठों की हार के फलस्वरूप इनको अंग्रेजों से एक समझौता करना पड़ा था। समझौता क्या था? समझौता पूना संधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि आपने मराठों की समझ से सुन लिया पेशवा बाजीराव थे, तो इधर से कौन था आपको बताना है। चलें, यहां से थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए इसको बताएं। माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? बताएं माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? चले जवाब दीजिएगा। यहां पर आपको याद रखना है कि गढ़वाल के परमार वंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अजयपाल। तो परमार वंश के जो राजा थे, आप कह सकते हैं गढ़वाल के जो राजा थे अजयपाल, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, परमार वंश के राजा अजयपाल द्वारा ये शुरू किया गया था। इसको बताएं। चलें, रीजनिंग के भी प्रश्न कुछ आए हैं, इसको आपको जवाब देना है। पहले आप हल करिए, फिर मैं इसका जवाब आपको हल करके बताता हूं। चलें, फास्ट हल करें। और आप याद रखिएगा कि आपके उत्तराखंड राज्य विशेष में रीजनिंग मैथ की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान से। मतलब यदि आपको उत्तराखंड अच्छे से तैयार है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं सिर्फ उत्तराखंड के बदौलत। तो सिर्फ आप उत्तराखंड पर विशेष फोकस करें और हिंदी पर विशेष फोकस करें जो यूके SSSC की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख रहे होंगे जो इसमें सीरीज बन रही है कि 36 को 4 से भाग दीजिए। तो 36 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, अब 6 और 2 को जोड़ दीजिए, 6 + 2, तो आपको आ जाएगा 8 और 8 × 9 72। मतलब ये जो 72 संख्या अंदर दी हुई है
इसको ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से भाग दे दें और साइडों में लिखी दोनों संख्या के योग से गुणा कर दें तो वो संख्या मिल जाती है। तो वही काम यहाँ भी करना है। सबसे पहले 8 से भाग दीजिए 48 को, 8 6 48, 6 बार गया, गुणे क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, 12 और 4 जोड़ देना है, 12 4 हो गया 16, 16 गुणे 6 बराबर क्या हो गया 96। कहाँ पे दिया हुआ है, सी विकल्प में दिया हुआ है, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रीजनिंग है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको बताएं, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको बता दें प्रश्न त्रुटि था, आयोग ने बाद में प्रश्न को हटा दिया था, क्योंकि जो पहला राज्य भारत का बना था वो था केरल। केरल ने सबसे पहले भारत में आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित किया था, तो इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था। इसको बताएं, एक लड़की की ओर, चलो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है आपको बताना है। अब लड़की ने क्या कहा, शिक्षक ने, शिक्षक मान लीजिए ये शिक्षक है, इसने एक लड़की की तरफ इशारा किया और क्या कहा इसने, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के ससुर, उसकी पत्नी के ससुर, याद रखिएगा, मतलब वह शिक्षक का पिता है। ये जो ससुर है ये कौन है, शिक्षक का पिता है। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी, मतलब शिक्षक की माता के इकलौते पुत्र, मतलब शिक्षक, इकलौते पुत्र की बात हो रही है तो उनका पुत्र शिक्षक ही है, शिक्षक की इकलौती पुत्री है, मतलब शिक्षक की पुत्री है, तो क्या संबंध बन रहा है, पुत्री का संबंध बन रहा है। तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में परेशान नहीं होना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर। अब शिक्षक की पत्नी मतलब उसकी हो गई बीवी, अब इसकी बीवी के ससुर मतलब शिक्षक का पिता। ठीक है, फिर कह रहा ससुर की पत्नी मतलब शिक्षक की माता, पत्नी के इकलौते पुत्र, पत्नी का पुत्र मतलब यही हो गया शिक्षक, और इसकी पुत्री। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, हड़बड़ाना नहीं है, इसमें गलती नहीं करना है। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है आपको बताना है। इनमें से कौन सा बांध यमुना पर निर्मित है, चलिए जवाब दीजिएगा। कौन सा बांध यमुना पर निर्मित है, 10 सेकेंड आपके पास हैं। चलें, कोठार बांध का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में। चले, जिनका उत्तर अभी ना आया हो अब प्रयास करें, एक विकल्प आपका बाहर निकल गया। जिनका उत्तर अभी तक ना आया हो अब प्रयास कर लें। कालागढ़ बांध यदि हम देखें उत्तराखंड में है, रामगंगा पर है। ठीक है, अब बताएं, अभी भी जिनका उत्तर ना निकला हो, अब तो निकल जाना चाहिए। किसाऊ बांध यदि हम देखें तो टोंस नदी पर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। अब बचा कौन सा, यमुना नदी पर। तो भाई सूरीधार है आपका यमुना नदी पर, यदि देखा जाए तो है कि नहीं है, सूरीधार है कि नहीं, सूरीधार भी नहीं है, सूरीधार ये है तमिलनाडु राज्य में। तो कहने का मतलब आयोग ने यह प्रश्न भी गलत रखा था। यहां पर जो भी बांध दिए हुए हैं कोई भी यमुना नदी पर नहीं है, यह भी प्रश्न आयोग द्वारा त्रुटिपूर्ण था और मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न वन आरक्षी परीक्षा 2020 में पूछे गए हैं। तो जो जिस नदी पर है वो हमने आपको देख लिया। कोठार बांध नदी देखना चाहते हैं तो ये सोन नदी पर है, नोट कर लीजिएगा। कोठार बांध सोन नदी पर, किसाऊ बांध टोंस नदी पर, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर, और सूरीधर ये तमिलनाडु में एक नदी है, नाम बड़ा टिपिकल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है आपको बताना है, और जो है वर्तमान समय में वही हैं
तो इनमें से बताएं वर्तमान समय में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन हैं। 2019 में इनकी नियुक्ति की गई और राकेश सिंह भदौरिया हैं जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल हैं। आप एक वाकया आपने देखा होगा कि जैसे हम सैल्यूट करते हैं किसी को, तो आपने अक्सर देखा होगा, आप भी यही शायद जानते होंगे कि सैल्यूट इस तरह से किया जाता है, इस तरह से। आपको पता होना चाहिए सैल्यूट 3 तरीके से होता है। जब हम इंडियन नेवी, आप इंडियन नेवी का कोई भी कार्यक्रम देखेंगे तो इंडियन नेवल जो ऑफिसर होते हैं वो इस तरह से सैल्यूट करते हैं, इस तरह से सैल्यूट करते हैं एकदम। ये जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं होता है, ठीक है। जो हमारे एयर फोर्स के होते हैं उनका जो सैल्यूट होता है उनका 45 डिग्री पे होता है, कुछ इस तरह से होता है 45 डिग्री पे। और जो हमारी इंडियन आर्मी होता है उनका जो सैल्यूट होता है किसी भी कार्यक्रम में आप देखोगे तो इस तरह से सैल्यूट होता है। तो इस तरह का जो हम सैल्यूट करते हैं ये हमारा इंडियन आर्मी का है विशेष रूप से। इस तरह से जो हम करते हैं ये हमारा इंडियन नेवी का है। और इस तरह से जब हम करते हैं तो ये हमारा, जब हम 45 डिग्री पे अपने हथेलियों को करते हैं तो ये हमारा है इंडियन एयर फोर्स का। तो याद रखिएगा, यदि कभी भी किसी भी कार्यक्रम में आप जाएं, यदि आपको कोई भी इंडियन एयर फोर्स का जवान मिलता है तो आपको याद रखना है, यदि आपको सैल्यूट करना है तो आपको 45 डिग्री पे करना है। तो वो भी समझेगा कि भाई आप समझदार हो, चीज़ों को समझते हो। अभी तक हम आप क्या समझते थे, हमें भी जब तक ये जानकारी नहीं थी तब तक हम भी यही समझते थे कि इससे कुछ नहीं होता, कोई इस तरह से करता है, कोई इस तरह से, कोई मतलब नहीं। लेकिन हर कोई भी चीज़ होता है, कोई भी घटना घटित होती है, कुछ भी हम देखते हैं, कुछ सबका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, यह बात हमें समझनी चाहिए, ठीक है। तो सैल्यूट आपको पता होना चाहिए कौन सा कब करना है, इसको बताएं। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए। चमोली जिले में कहां पर, किस गांव में महापाषाण के समाधान खोजे गए, महापाषाण युग से संबंधित समाधान खोजे गए, आपको बताना है कौन सा गांव है। चले बताएं। और आपको बता दें कि ये जो समाधान खोजे गए ये डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल द्वारा खोजे गए थे, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने इनको खोज निकाला था। ये कौन सा है, याद रखिएगा, मलारी गांव है। तो याद रखिएगा चमोली के मलारी गांव में डॉक्टर शिव प्रसाद द्वारा महापाषाण से संबंधित समाधान खोजे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कब खोजे गए थे यदि हम बात करें तो आपको याद है वर्ष 1956 में। इसको बताएं, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया किसने किया, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान किसने किया, आपको बताना है। चलें, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान किसने किया। 4 नाम आपके सामने दिए हैं, इन 4 नामों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। स्वतंत्रता के बाद गरीबी का जो सर्वप्रथम अनुमान लगाया था वो था बीसी मिन्हास ने। किसने किया था, बीसी मिन्हास। बीसी मिन्हास मतलब बगीचा सिंह मिन्हास ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है, कहां से, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है, कहां से संबंधित है, कहां से। और आप जानते हैं कस्तूरी मृग के लिए है ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध जीव विहार कह सकते हैं, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, विशेष रूप से कस्तूरी मृग से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें यदि हम देखें तो कस्तूरी मृग से संबंधित है, ये विकल्प सही उत्तर है। राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य क्या है, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे नीति निर्देशक तथ्य, इनका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। चलें बताएं, इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तथ्यों का जो प्रथम उपदेश है या उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्यों का निर्माण करना और साथ ही साथ आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। तो याद रखिएगा, आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य है। इसको बताएं, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, बताएं।
चले बताएं। आपको पता है संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसको बोलते हैं 73वां संशोधन। संविधान में जो हमारा 73वां संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जो 73वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, किस दिन तिथि को हुआ था? ये तिथि थी 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो गया? 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को आपका संशोधन हुआ था, जिसको बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन, जिसके बाद से इसको पंचायती राज दिवस के रूप में हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसको बताएं, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? वायु की गति किससे मापी जाती है, ये आपको बताएं। एक इसमें ताप मापने वाला है, एक इसमें दाब मापने वाला है, और यहां से वायु किससे नापते हैं ये आपको बताना है। चले बताएं। चलें, 10 सेकंड का समय है, समय समाप्त हो रहा है। चले, इसका सही उत्तर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायु की गति। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? मतलब कि इनमें से 3 ऐसे हैं जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे हैं, एक कोई नहीं रहा है। वो आपको बताना है कि वह कौन सा है जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक से संपादन में कभी जुड़ा नहीं रहा है। बताएं। चलें बताएं, कौन सा इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो कभी भी अल्मोड़ा अखबार के संपादन से जुड़ा नहीं रहा है? यहां पे आपको बता दें कि यहां पे बुद्धि बल्लभ पंत जो हैं, ये अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक नाम है श्री देव सुमन या श्री सुमन देव, ये कभी भी अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। इसको बताएं। वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? बताएं। इतिहास के प्रश्न आ गए आधुनिक भारत के। बताएं, वह कौन सी महिला थी जिन्होंने 1932 में गोली चलाई थी? बताएं। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, लेकिन वह बच गए थे। तो ये कौन सी हमारी क्रांतिकारी महिला थी, ये आपको बताना है। इनका नाम था बीना दास। याद रखिएगा, बीना दास। इसको बताएं। निम्नलिखित चंद्र शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? इनमें से कौन सा शासक है जो मुगलों से मित्रता के लिए मुगल दरबार गया था और मुगलों से मित्रता बनाए रखने के लिए, स्थापित रखने के लिए भी उसने काफ़ी कदम उठाए थे? तो कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए बताएं। अब इनमें ज़रूरी है कि कौन सा अकबर के समकालीन है। अकबर के समकालीन का मतलब अकबर का शासन का काल पता होना चाहिए और इन शासकों के शासन का काल पता होना चाहिए। तो ये तो बहुत टिपिकल है। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है रुद्रचंद्र। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर चले। अच्छा प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न आ गया, अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। मान लिया मैंने ये रमेश का घर है, यहां से दक्षिण चला ये भैया 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़कर ये दक्षिण जा रहा है, तो इसका बायां कौन सा हो गया? इस तरफ, मतलब बाएं मुड़कर ये 20 मीटर चला। ठीक है, एक बार फिर बाएं मुड़ा, यहां से अगर बाएं मुड़ा तो ऊपर मुड़ा, बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चल गया। अब पूछा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। सबसे पहली बात, घर से तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 20 किलोमीटर आप देखें तो 2 उत्तर दिए हुए हैं। अब आपको पता होना चाहिए किस दिशा में है। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे खड़ा है और घर इसका इस पॉइंट पे है, मतलब पूर्व दिशा में है। तो 20 मीटर पूर्व, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं।
राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक कहां पर शुरू किया गया था? यहां पे सिंगल विंडो सिस्टम पथिक की बात हो रही है, कहां शुरू किया गया था आपको बताना है। चलिए बताएं। चले, और आपको बता दें 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो कहां पर की गई थी ये आपको बताना है। 2015 में इसकी शुरुआत कहां पर की गई थी आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चले बताइएगा, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। इसकी शुरुआत की गई थी गंगोत्री नेशनल पार्क में, जो कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसी पार्क में इसकी शुरुआत की गई थी पथिक। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था, उनके उपन्यास का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, कई बार सीधा नाम देके पूछ लिया जाता है लेखिका के बारे में, तो बताएं। जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा। नासिरा शर्मा का जो उपन्यास था उसका नाम था कागज की नाव। ठीक है, और कागज की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है, तो इस उपन्यास का नाम आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? बताएं। नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? चलें फास्ट बताएं। ये शुरुआत हुई थी 1916 में, आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। इसको बताएं। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है कौन सा? वास्तविक निवेश, थोड़ा बहुत मतलब अर्थव्यवस्था की समझ होनी चाहिए। बताएं, वास्तविक निवेश किसे कहते हैं? वास्तविक निवेश शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण, बैंक में जमा खाता खोलना। वास्तविक निवेश कौन सा है? वास्तविक निवेश का मतलब होता है ऐसा निवेश जो उत्पादन संपत्ति में निवेश किया गया हो। ऐसा निवेश जो उत्पादन संपत्ति में किया गया हो उसको बोलते हैं वास्तविक निवेश। उत्पादन संपत्ति, भवनों का निर्माण यदि हम कर रहे हैं तो ये उत्पादन संपत्ति नहीं है। बैंक में जमा कर रहे हैं तो उत्पादन संपत्ति नहीं है। शेयर खरीद रहे हैं तो भी उत्पादन संपत्ति नहीं है। लेकिन यदि हम पुरानी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये उत्पादन संपत्ति है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी जो पूंजी लगाए हैं उससे आय अर्जित कर सकते हैं। उससे हम विभिन्न, आप कह सकते हैं कि निवेश का भाग माना जाता है। और इसमें उत्पादन संपत्ति का मतलब इतना आप याद रखिएगा कि किसी मशीनरी में आप निवेश कर रहे हैं, किसी प्लांट में निवेश कर रहे हैं जहां से आमदनी हो आपकी, तो उसको बोलते हैं उत्पादन संपत्ति। ठीक है, चलें इसको बताएं। बाल गंगा सहायक नदी है किसकी? बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी, वीलांगना, मंदाकिनी और पिंडर। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा की बात करें तो यह भागीरथी की सहायक नदी है, और टिहरी में आकर यह भागीरथी से मिलती है। और जैसे बात टिहरी की आती है, आपको कुछ फैक्ट याद आना चाहिए कि भागीरथी और भीलांगना के संगम पर ही आप कह सकते हैं कि टिहरी अवस्थित है। इसको बताएं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? और आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से
सर्वसम्मति से इस सभा का अध्यक्ष चुना गया था, वह भी कार्यकारी, ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब अस्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वप्रथम अस्थायी सदस्य इस संविधान सभा का चुना गया था। बाद में 2 दिन बाद पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946। अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वनाग्नि का प्रकार है? वन की जो आग होती है इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? वनाग्नि का प्रकार कौन सा नहीं है, बताएं। इनमें से कौन सा वनाग्नि का प्रकार नहीं है? फायर स्टॉर्म, ट्री फायर, ग्राउंड फायर या सरफेस फायर? चलें बताएं, इनमें से कौन सा वनाग्नि का प्रकार नहीं है? आप देख रहे होंगे वन आग्नि मतलब वन में जो दुर्घटना से आग लगती है। वन आग्नि का मतलब क्या हो गया? दुर्घटना से जो आग लगती है। तो इनमें से कौन सा है जो दुर्घटना से है? सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, ट्री फायर या फायर स्टॉर्म? इसमें ट्री फायर को यदि छोड़ दिया जाए तो सरफेस फायर हो गया, ग्राउंड फायर हो गया या फायर स्टॉर्म हो गया, ये दुर्घटना से लगने वाली आग हैं। तो इनमें से जो वनाग्नि का प्रकार नहीं है वो ट्री फायर है, जो वनाग्नि का प्रकार नहीं है। जो दुर्घटना से आग लगती है उसको आप वनाग्नि की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी पर्वत चोटी है जो हिमालय में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कामेत या गुरु शिखर? तुरंत जवाब आना चाहिए इसका। चलें, आप जान रहे होंगे कि गुरु शिखर हो गया, कामेत हो गया, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, इन चारों में से गुरु शिखर है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, तो इसका सही जवाब हो गया अरावली। ए विकल्प इसका अरावली वाला जो दिया है वो आपका सही विकल्प है। और आप यह भी जानते होंगे कि राजस्थान का एकमात्र या अरावली का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो है माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पे स्थित है? अरावली पर आपको देखने को मिलता है। तो गुरु शिखर अरावली से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? बताएं। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया आपको बताना है। चलें, यहां पे आपको बता दें इसका गठन वर्ष 2005 में किया गया। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किस शासक ने इसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी आपको बताना है। चलिए बताएं। चलें, आप जानते हैं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, नाम सुना होगा। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दीवानी प्रदान की थी। कब दीवानी प्रदान की थी? सबसे पहले जब बक्सर की युद्ध में 1764 में उसको हार मिली थी, उसके बाद उसको अंग्रेजों को दीवानी देनी पड़ी थी। तो शाह आलम द्वितीय बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। कुमायूं को किस वर्ष कुमायूं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? कुमायूं और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया उत्तराखंड को, यह आपको बताना है। चलें, जवाब दीजिएगा। चलें बताएं। इसका सही उत्तर है 1839। 1839 में कुमायूं से गढ़वाल को अलग किया गया। इसको बताएं। दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? रीजनिंग का प्रश्न है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। कौन सा होगा? समय ले लीजिए, इसमें आपको मैं दे देता हूं 20 सेकंड का समय।
20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। 20 सेकंड आपके पास हैं कि इस श्रेणी में अगला क्रम कौन सा होगा। चलें, बहुत ही आसान सा, यदि आप रीजनिंग थोड़ा सा भी अभ्यास किए होंगे कभी पूर्व में तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। बताएं यहां पे कौन सा विकल्प है जो इसके स्थान पर आएगा। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, पहला लिखा है एक को लिख सकते हो 1 का वर्ग, फिर एक लिखा है इसको लिख सकते हो 1 का क्यूब, फिर है 4 के स्थान पे आप लिख सकते हो 2 का वर्ग, 8 है 8 के स्थान पे लिख सकते हो 2 का क्यूब, 9 है 9 के स्थान पे लिख सकते हो 3 का वर्ग, 27 के स्थान पे लिख सकते हो 3 का क्यूब। तो क्रम क्या चल रहा है, पहले एक संख्या का वर्ग, फिर उसका क्यूब, फिर वर्ग, फिर क्यूब, वर्ग, क्यूब। तो अब आगे कौन सी संख्या आ रही है, संख्या भी सही से चल रही है, 1 के बाद 2 के बाद 3, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, तो क्रम क्या होगा 4 का वर्ग, अगला क्रम क्या होगा 4 का क्यूब, तो क्या होगा 16 और 4 चौक 16 चौका 64, तो 16 इसमें आपको अगला क्रम बताना है, मतलब ये वाला क्रम बताना है, तो ये क्रम आपका क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं गढ़वाली फिल्म जग्वाल के निर्देशक थे। अच्छा प्रश्न है। पहली गढ़वाली फिल्म थी जिसका प्रदर्शन वर्ष 1983 में किया गया था। बताएं, जग्वाल जो है पहली गढ़वाली फिल्म थी, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में पहला कुछ भी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है पराशर गौड़, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं 3 बार विश्व चैंपियन रही, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उस समय पूछा गया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। न्योली है, न्योली क्या है आपको बताना है। एक गीत, शास्त्रीय संगीत, वाद्य यंत्र या ए और सी, जवाब दीजिएगा। न्योली एक आप कह सकते हैं प्रेम प्रधान गीत है। क्या है, न्योली एक गीत है, विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र का प्रेम प्रधान गीत है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह गीत स्त्री को मन में कल्पना करते हुए उसके मधुर एहसास को दिलाता है। तो न्योली एक प्रकार का प्रेम प्रधान गीत है, तो इसको आप जाओगे वन गीत ए विकल्प पर। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है, बताएं। ये आ गया आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न, बताएं क्या कहलाता है। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है, पूंजी निर्माण, मानव पूंजी, तकनीकी प्रगति या उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों जो व्यय हैं ये मानव पूंजी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण से मानव पूंजी का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर आपका है बी विकल्प। इसको बताएं, उत्तराखंड की संस्कृति में ढूलो ढुसको क्या है, ढूलो ढुसको क्या है, बताएं। ये सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं, और यदि आपने अभी तक प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताएं ये क्या है, ढूलो ढुसको क्या है। यह एक प्रकार की कुश्ती है जिसका आयोजन बिस्सू मेला के अवसर पर किया जाता है। एक प्रकार की कुश्ती है जिसका आयोजन बिस्सू मेला के अवसर पर किया जाता है, तो सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके संबंध में बात की जा रही है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने न्यायाधीश होते हैं, 13 होते हैं कि 15 होते हैं, क्योंकि यदि 13 होंगे तो 2 विकल्प कंसीडर करने हैं, 15 होंगे तो 2 करने हैं। तो आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, और जो 15 न्यायाधीश होते हैं ये 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 15 न्यायाधीश यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब इसमें ऐसे आपको देखना है
कि ये जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं कि क्या केवल संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा चुने जाते हैं? नहीं, ये जो न्यायाधीश चुने जाते हैं, पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और इन न्यायाधीशों के नामों की जो स्वीकृति है वो मिलती है सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साथ जो सुरक्षा परिषद के हमारे देश हैं वो भी एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी द्वारा नामों की स्वीकृति दी जाती है। तो याद रखिएगा, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और यहाँ पे याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा नामों की स्वीकृति देती है और जो सुरक्षा परिषद के 5 देश हैं, जो P5 कंट्रीज हैं, वो इसकी स्वीकृति देते हैं। तो याद रखना है आपको 4 फैक्ट, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साथ जो हमारा संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो हमारे P5 कंट्री हैं सुरक्षा परिषद में, उनके द्वारा एक संस्तुति दी जाती है जिसके बाद इनका चुनाव किया जाता है। गढ़वाल हितकारिणी सभा कई बार पूछा गया है, बताएं गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बताएं गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बता दें नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी आपको बताना है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1901 में नैनीताल में। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं यूरोपीय संघ EU बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम अब इससे अलग हो गया है, ब्रिटेन इससे अलग हुआ है, यूनाइटेड किंगडम नहीं कह सकते। बताएं यूरोपीय संघ, इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी के लिए आपको जरूरी है कि आप नियमित करंट अफेयर्स से बने रहें। यदि यहाँ पे यूरोपीय यूनियन पूछा गया है, निश्चित रूप से उस समय विशेष में कोई ऐसा फैक्ट रहा होगा, कोई ऐसी जानकारी रही होगी। और 2020 की बात है, तब वही आप जानते हैं कि जो आपका ब्रिटेन अलग हुआ है उसी की चर्चा चल रही थी, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि ब्रिटेन ये यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ था और ये 2020 में ये चर्चा काफ़ी चल रही थी, काफ़ी डिबेट इस पे हो रहे थे, उसी से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया। तो आपको बता देना है कि ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं आसन बैराज का संबंध कहां से है? आसन बैराज का संबंध किससे है? आसन बैराज, आसन कंजर्वेशन रिजर्व भी इसको बोलते हैं, आसन कंजर्वेशन रिजर्व भी इसको बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कहां पे है, ये आपको बताना है। चलें, ये विशेषकर चिड़ियों से संबंधित है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। यंग इंडिया के संपादक थे, यंग इंडिया के संपादक कौन थे आपको बताना है। इससे आसान प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता, यंग इंडिया। और इसी लेख में महात्मा गांधी ने कौसानी को बताया है, कौसानी को स्विट्जरलैंड की उपाधि दिया था इसी लेख में। तो यंग इंडिया के संपादक है महात्मा गांधी। इसको बताएं हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है, एक संस्था है हिम ज्योति फाउंडेशन, इसके बारे में पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। बताएं हिम ज्योति फाउंडेशन, इसमें से इसका उद्देश्य क्या है? अब ये करंट में चर्चा में रहा होगा इसलिए ये पूछा गया है। और आपको बता दें इसका उद्देश्य जो है विशेषकर शिक्षा व्यवस्था पर है, तो ये मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा व्यवस्था से आप जोड़ सकते हैं। इसको बताएं भाई। चलें, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, तो चले बताएं कौन सा अक्षर आएगा। चले बताएं इसमें कौन सा अक्षर आएगा। चलें
इसमें आप देखें तो सबसे पहले पहले बॉक्स की हम बात करेंगे। पहले बॉक्स एस का जो क्रम आता है अल्फ़ाबेट में वो आता है, अभी पता चल जाएगा कितना आता है। पहले 6 + 4 + 4 ये कितना हुआ 14, और एस का क्रम आता है 19। ठीक है, तो 14 और 5 जोड़ोगे तो 19 मिलेगा, मतलब इसमें 5 जोड़ा गया। इसी तरह से इसमें जोड़े 5 + 8 + 10, सॉरी 10 8 18 और 5 हो गया 23, 23 हो गया। अब बी का जो क्रम आता है यदि हम देखें तो बी का जो क्रम आता है ए बी, चाहे आप इस तरह से जोड़ लो, दूसरा क्रम होता है, चाहे आप जोड़ लो कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं 26, और बी दोबारा आएगा तो 26 + 2 28, तो कितना हो जाता है 28, मतलब 28 पाने के लिए 23 में 5 जोड़ना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 शब्द हैं इनमें हमेशा हमें 5 जोड़ना पड़ रहा है। तो इसमें यदि हम बात करें कि कौन सा वर्ड आएगा, तो 5 + 5 10 हो गया, और +5 15 हो गया, 15 2 हो गया 17, और 17 5 हो गया कितना 22। अब 22 पे कौन सा शब्द आता है आपको देख लेना है। 22 पे कौन सा शब्द आता है, 22 की बात हो रही है, जिनको नहीं पता है ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, एक वर्ड आता है इजोटी, इजोटी में जो भी शब्द आते हैं वो 5 10 15 20 के अंतराल पे आते हैं, तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए। 22 पे कौन सा शब्द आता है, अभी आपने देखा था कि आपका जो शब्द बना था इसके नज़दीक में यदि हम देखें तो 19वां बना था यस, यस, यस के बाद आता है टी यू वी, तो यस था 19 20 21 22। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे अनुसार से आ रहा है यहाँ पे कहीं टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं है कुछ, 1 मिनट चेक कर लेते हैं कहीं टाइपिंग में कुछ त्रुटि नहीं है प्रश्न में। सॉरी, देखो यहाँ पे हमने क्या गलती किया, यहाँ पे आपका टोटल कितना बन रहा है 17 बन रहा है, और हमने 17 में 5 जोड़ दिया इसलिए गलती हो रही। 5 + 5 10 + 2, और इन जो बॉक्स में होते हैं उसके अतिरिक्त हम 5 जोड़ते आए हैं, तो बॉक्स में हो रहा है 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 17, और जो 17 नंबर होता है यदि हम बाएं तो आप जानते हैं P होता है आपका 16, Q होता है आपका 17, तो D विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो D विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको हम इस तरह से याद रखते थे, P फॉर प्रिंस, प्रिंस है 16 साल का और हमारी क्वीन है 17 साल की, इस तरह हम रखते थे याद। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। चलें इसको बताएं, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई कब? राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में कब लागू हुई, चलें बताएं। राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई उत्तराखंड में? बताएं। चले, राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो 1874 में लागू हुई, इसको बताएं। राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं, और महेश रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता है, आपको बताना है। राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश रमेश तथा मोहन। अब सबसे पहले इस तरह के प्रश्न आए तो सबका नाम लिख लेना चाहिए, कितने लोग हैं, राम मोहन, तो आसानी होगी। ठीक है, राम हो गया, मोहन हो गया, महेश हो गया, सबके नाम लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो कितने नाम हैं, और एक नाम आ रहा है प्रमोद, 4 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, खेल कौन कौन से हैं, खेल भी इसी तरह क्रम में नोट कर लीजिए। पहला खेल है बैडमिंटन, बैडमिंटन नोट कर लीजिए। ठीक है, बैडमिंटन के बाद दूसरा खेल कौन सा है, टेनिस, टेनिस नोट कर लीजिए। टेनिस के बाद तीसरा खेल कौन सा है, शतरंज, शतरंज नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इस सबका एक एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। राम, महेश, राम बैडमिंटन खेलता है, महेश बैडमिंटन खेलता है,
मोहन बैडमिंटन खेलता है, टिक कर लिया हमने, ये लोग खेलते हैं। प्रमोद बैडमिंटन नहीं खेलता है। तथा प्रमोद, महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं। महेश टेनिस खेलता है। महेश के बाद रमेश टेनिस खेलता है। रमेश हमने नहीं लिखा है, रमेश भी लिखना है हमें। रमेश टेनिस खेलता है, तो टेनिस वाला कॉलम ये है, रमेश टेनिस खेलता है। महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलता है। प्रमोद कहाँ गया भाई? प्रमोद टेनिस खेलता है, ये हमने टिक कर लिया। अब क्या कह रहा है? और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। महेश शतरंज खेलता है, रमेश शतरंज खेलता है और राम शतरंज खेलता है। तो ये आपका कॉलम हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता। मतलब शतरंज बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो भाई शतरंज और बैडमिंटन वाला जो कॉलम है पहले उसको टिक कर लेते हैं। शतरंज और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, एक तो ये है, ये शतरंज खेलता है, बैडमिंटन भी खेलता है। ये भी है, शतरंज खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। अब यहाँ पे मिल गए बाकी का कोई भी और खिलाड़ी दोनों खेल नहीं खेलता, जिनकी बात की जा रही बैडमिंटन और शतरंज। अब बोला गया है कि कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता। टेनिस वाला कॉलम किसका जीरो है? इनका जीरो है, टेनिस वाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम, क्योंकि ये टेनिस खेलता है। तो राम आपका उत्तर हो गया, डी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हमें परेशान नहीं होना है, केवल आराम से जवाब देना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? बताएं। देहरादून के पास एक स्थान है जहां से ये प्राप्त हुई है। बताएं, छांगलेस की प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है? छांगलेस की प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है? छांगलेस की प्रशस्ति की बात हो रही है, तो छांगलेस की जो प्रशस्ति है वो लाखा मंडल से प्राप्त हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। देहरादून के समीप स्थित है, बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं भाई। इस तरह के वर्ग में दो तरीके होते हैं, एक तो फार्मूला बन जाता है कि सम संख्या में है कि विषम संख्या में, एक दूसरा होता है कि आप काउंट करके निकालो। तो कितने वर्ग हैं पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे 1 2 3 4, 4 बॉक्स इधर, 4 बॉक्स इधर। ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो छोटे वर्ग बन रहे हैं उसके आधार पे यदि हम देखें तो सबसे छोटे वर्गों की जो संख्या है वो है 16। एक खाने में 4 है तो 4 खाने में हो गई 16। सबसे छोटे वर्गों की संख्या हो गई 16। अब सबसे छोटे वर्गों के बाद आप जाते हैं तो बड़े वर्ग देखेंगे, इनसे बड़े जैसे एक ए हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, 4 बन गए बड़े। अब ये 4 जो बन गए इन्हीं के साथ देखेंगे, अभी और बनेंगे। ये 4 बने आपके प्रमुख। 4 के बाद ये आपका हो गया 5वां, 5 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 6वां, ये आपका हो गया 7वां। ठीक है, कितने बन गए इसमें? 3 इसमें और बन गए। तो 16 बड़े वर्ग थे। इसके बाद हमने देखा कि जो 16 बड़े वर्ग हैं उनके बाद जब हम देख रहे हैं तो 9 छोटे वर्गों को मिलाकर जो वर्ग बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं। 3 ये हो गए और एक आपका ये हो जाएगा 4 और 5। इसी तरह से आपके जो कुल बनेंगे, जो बड़े वर्गों को मिलाकर बनेंगे, इनकी जो कुल संख्या होगी ये हो जाएगी 9। ठीक है, कैसे कैसे 9 होगी? 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमने देखा 5 के बाद हमने देखा 6 के बाद 7। ठीक है, 7 के बाद इसके बाद आपका ये वाला देखने को मिल जाएगा 8 और 9। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो अब हम जैसे हमने देखा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, बड़े वर्ग जो हम निकाल रहे हैं वहां पे हम फिर से कर लेते हैं, क्योंकि पहले 16 हम निकाल चुके हैं। 16 के बाद इस तरह वाले 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो 4 हमने बना लिया इस तरह वाले। जब 4 इस तरह के बन गए, फिर आप देखोगे कि इस तरह के आपके 3 बन जाएंगे। एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया।
3 इस तरह के बन जाएंगे। अब आप देखो तो 2 और बनेंगे। कैसे? 3-3 खानों को एक साथ ले लो, 3-3 खानों को एक साथ ले लो। इस तरह से देखो, यहां से पूरा एक वर्ग ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ग इधर बन जाएगा। तो इधर कितने हो गए? 2। तो ये कुल कितने बने? 9, ठीक है। अब हो गए 16 वर्ग और 2-2 को लेकर हमने जो बनाया वो हो गए हमारे कुल 9 वर्ग। अब इसके बाद आप देखोगे कि 9 छोटे वर्ग को एक साथ लेकर जो बन रहे हैं, 9 छोटे वर्गों को एक साथ लेके, मतलब इस तरह वाला जो भी हमने देखा था, तो इसको लेकर आपका बनेगा 1। तो कुल जो इस तरह के वर्ग आपके बन जाएंगे वो आपके बन जाएंगे 16 + 9। एक आपका ये बड़ा वाला हो गया 1, और इसके बाद 4 आपके और बनेंगे। 4 कौन से बनेंगे? 4 ये आपके 9 को लेकर जो आप बना रहे हो, 1, फिर इसके बाद यहां से शुरू कर दो 2, ठीक, फिर यहां से शुरू कर दो 3। तो इस तरह से 4 आपके बनेंगे और 4 भी इसमें जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, जो संख्या आएगी वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको बताएं, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? बताएं, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? आपको बताना है, बताएं। यूनेस्को ने 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये आपको पता होना चाहिए। फूलों की घाटी की यदि हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम उत्तराखंड का भौतिक विभाजन करते हैं तो किस रेंज में आता है। बृहद हिमालय में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है, लघु हिमालय में आता है, शिवालिक में आता है, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ किस जिले में आता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। इसको बताएं, यहां पे बोला जा रहा है ABCDE और F 6 गांव हैं। F D के पश्चिम में है। F गांव जो है ये D के पश्चिम में है। तो मान लो F गांव ये है और D के पश्चिम में, ये D है, D के पश्चिम में F गांव है, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर लिख दो। फिर बोला गया है BE के पूर्व में 1 किलोमीटर है, लेकिन F और D लिखा है आपने, तो F D से संबंधित कोई रिलेशन है तो खोजिए। ये आपका है। D A के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूरी पे है। D जो है A के दक्षिण में है, तो A है 1 किलोमीटर की दक्षिण में D हो गया, ठीक है। ये हमने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, A और E का रिलेशन दिख रहा है। A जो है E के उत्तर में 2 किलोमीटर है। A E के उत्तर में 2 किलोमीटर है। A E के उत्तर में, मतलब E यहाँ पे है, सॉरी, E के उत्तर में है, तो E आपका नीचे होगा। 2 किलोमीटर एक ये हो गया, 1 किलोमीटर ये दूरी हो गया। चलो, E भी हो गया। अब क्या बचा है हमारा? अभी तक हमने 4 लिखे, 2 अभी और बचे हैं। F D के पश्चिम में है, B E के पूर्व में 1 किलोमीटर है। B जो है E के पूर्व में है, E है, E के पूर्व में B है 1 किलोमीटर की दूरी पर। अब कौन सा वर्ड बचा है? C बचा है। C A के पूर्व में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। C जो है A के पूर्व में, A है A के पूर्व में, यहाँ मान लो C है और 1 किलोमीटर की दूरी पर। फिर क्या पूछा गया है? कौन से 3 एक रेखा में हैं? 3 एक रेखा में कौन है? A D E और E। A D और E एक रेखा में है, बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेंकल ताल और ब्रह्मा ताल दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित हैं? बताएं, ये दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित हैं? ये दोनों दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित हैं? वेंकल ताल और ब्रह्मा ताल नामक दोनों दर्शनीय स्थल ये आपको देखने को मिलते हैं किस जिले में? ये आपको देखने को मिलते हैं चमोली जिले में। डी विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, 30 से 32 प्रश्न, वो जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इसको हम समाप्त कर लेंगे। और याद रखिएगा कि विगत वर्षों के परीक्षाओं का जो
प्रश्न पत्र हैं उनका अध्ययन किसी भी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें और साथ ही साथ आपके कितने जवाब सही हुए इनमें से वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका कंपटीशन किन से है, किस छात्र का कितना सही हो रहा है और आपको किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।